हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। आज हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग की थ्योरी। और ये हमारा कंटेंट का क्लास आज से शुरू हो रहा है, जहाँ से फर्स्ट क्लास रहने वाली है कोलबर्ग ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सो काफ़ी बेहतर तरीके से हम डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, हर एक क्वेश्चन को यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। और 6 डेज जैसे होते हैं वीक में, तो 3 डेज हम PYQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 3 डेज हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। और ये क्लास आपकी सिर्फ सीटेट में ही नहीं, आपका जेटेट जैसे होने वाला है, एस्टेट की भी बातें चल रही हैं। होप सो कि आपको जल्दी ही दिख जाए। और UPTT, इन सभी के लिए ये टॉपिक आपका हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, है ना, और डिस्कस करते हैं भाई। देखिए, जैसे कि डेवलपमेंट थ्योरीज की बात होती है, प्रिंसिपल की बात होती है ना, तो विकास के जो सिद्धांत हैं कई सारे हैं, जिनमें से हम ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिनसे जुड़े हुए हैं जीन प्याजे, ठीक है। सबसे ज़्यादा फेमस अगर कोई है तो जीन प्याजे ही है, और इन्हीं की थ्योरी हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जो कि वाइगोत्स्की से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम जिस पे बात करेंगे, नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी कि कोलबर्ग की थ्योरी है ये, ठीक है। सो आज का टॉपिक तो यही रहेगा, फिर 1 बाय 1 हम इन अदर 3 टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। भाषा विकास का सिद्धांत, नॉम चॉम्स्की। सो ये चारों ही टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और जितने टॉपिक्स लिखे हैं उतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन भी जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और इन सब से देखने को मिल जाए ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा कोलबर्ग की थ्योरी, जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। सो थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं ना, कि भाई कोलबर्ग है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या चीज़ें हैं। सो देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग इनका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और इनका जन्म 1927 में हुआ था, और उसके बाद इनकी मृत्यु 1987 में हो जाती है। इन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे में जो मोरालिटी है, नैतिकता की भावना आखिर विकसित कैसे होती है ना। तो प्रॉपर इन्होंने बच्चों पे बात करी हुई है कि बच्चों में जो मोरालिटी है, नैतिकता है, वो किस तरीके से आती है। तो ये इन्होंने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं ना कि आखिर नैतिकता है क्या ना। आप नैतिकता से समझते क्या हो, वो टर्म भी समझना ज़रूरी है। तो देखिए, बहुत इजी है समझना, ध्यान से सुनेंगे आप बातों को। देखिए, नैतिकता क्या होती है, आपने कभी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा ना कि लाइक कभी कोई डिसीज़न लेना होता है, तो आपके मन में हमेशा दुविधा आती है, एक जिसे हम डिलेमा कहते हैं, ठीक है। और वो डिलेमा जब आती है, फिर आप आराम से बैठ के सोचते हैं ना, विचारते हैं कि भाई हम क्या डिसीज़न लेना चाहिए, ताकि हम एक सही रास्ते को चूज़ कर सके। यानी कि वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, एक मोरल रीजनिंग लगाते हैं कि आखिर में 2 रास्ते हैं मेरे पास, तो उनमें से मुझे किस रास्ते पे जाना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे अपना एक रीजनिंग लगाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि क्या बेहतर है और क्यों मुझे इस रास्ते को चूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप एक रास्ते का चुनाव कर लेते हैं और उधर बढ़ जाते हैं। तो यही क्या होती है, नैतिकता हो जाएगी भाई हमारी। अपने नैतिक जिस तरीके से हमारा नैतिक विकास हो रखा है ना, तो उस हिसाब से हम अपना डिसीज़न ले लेते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं भाई। लेकिन डिसीज़न, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई क्रिमिनल माइंड हो और वो कैसा भी डिसीज़न ले ले भाई, तो क्या वो भी नैतिक है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए, नैतिकता क्या है, नैतिकता वो होगी हमेशा से जो भी जो भी हमारा समाज का क्राइटेरिया है ना, मतलब हम एक ऐसा डिसीज़न लें जिससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, किसी का किसी तरीके से हम हार्म नहीं किसी को कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारे लिए बेहतर रास्ता होगा, ठीक है। उसे ही हम क्या बोलेंगे, एक नैतिकता उसे कह सकते हैं, ठीक है। मोरालिटी को रख करके हमने एक डिसीज़न ले लिया है। सो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि भाई नैतिकता है क्या। जैसे कि यहाँ पे आप समझ पा रहे हो ना कि एक ये व्यक्ति हैं और जिन्होंने एक मोरल रीजनिंग लगाया है। और मोरल रीजनिंग का मतलब ये होता है ना कि आप ऐसा डिसीज़न लेंगे जहाँ पे सही और गलत के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ना। आपके अंदर आपके जो भी धार्मिक मूल्य हैं ना, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं कि अपनी चीज़ों को ध्यान रख रहे हैं, बट सामने वाले की फिर चाहे इमोशनल हो, लाइक किसी भी तरीके की चीज़ें हो, उनको हम हार्म कर रहे हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि हमारा सही होना चाहिए ना। तो ये चीज़ें भी गलत हो जाएंगी। सामाजिक दृष्टिकोण में चीज़ें बेहतर होनी चाहिए ना। हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एक डिसीज़न लेना होगा। और बस एक
ऑप्शन का चुनाव करना है, और दैट इज़ कॉल्ड मोरालिटी, नैतिकता उसे ही हम कह देते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया। अभी बढ़ते हैं मेन टॉपिक हमारा, जो कि है नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको दिया है कोलबर्ग ने। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये छोटा सा ग्राफ जो आप दिख रहा है ना, लेकिन ये काम बहुत बड़ा करने वाला है। ठीक है, तो काम कैसे करेगा समझते जाएंगे, सो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, सो देखिए अगर हम कोलबर्ग की थ्योरी की बात करते हैं, तो इन्होंने 3 लेवल्स में डिवाइड करा है अपनी थ्योरी को ना। लेवल्स जैसे कि आप देख रहे होंगे, प्री कॉन्वेंशनल लेवल, कॉन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल। भाई प्री कॉन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं, इसे परंपरागत बोलेंगे, और लास्ट को पोस्ट कन्वेंशनल को उत्तर परंपरागत लेवल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 लेवल हैं, और हर एक लेवल को 2-2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, 2-2 स्टेजेस में इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में क्या कहते हैं कि पुरस्कार और दंड, यानी कि ओबे एंड पनिशमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे बच्चे में मोरालिटी नहीं होती है। ठीक है, इनका क्या कहना है कि बच्चे में मोरालिटी नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए, है ना, और दंड से बचने के लिए ही क्या करता है, मोरालिटी को फॉलो करेगा यहाँ पे। अब अगर बच्चे ने कुछ गलत काम किया तो आप क्या कर देते हैं, उसकी पिटाई कर देंगे, तो वो डर जाएगा। ठीक है, और फिर वो दोबारा उस काम को अटेम्प्ट नहीं करेगा। अगर बच्चे ने मान लीजिए कोई अच्छा काम किया और आपने उसको बदले में चॉकलेट दे दी एक, ठीक है, तो अभी उसे समझ में आ गया कि भाई ये काम करता हूँ तो मुझे चॉकलेट मिल जाती है, तो वो अभी उस काम को रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं बच्चे में, मोरालिटी को धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू होती है, लेकिन वो बच्चे में नहीं होती, वो बाहर से डिसाइड हो रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गया, ये स्टेज फर्स्ट कहता है हमारा। जहाँ पे भी आपको ये कीवर्ड्स दिख जाए ना, ओबे एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड, समझ जाइए कि स्टेज 1 की बात हो रही है ना, लेवल 1 एंड स्टेज 1। लेवल 2 क्या कहता है कि अहंकार की अवस्था, यानी कि टिट फॉर टैट, इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं हम, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, अब देखिए टिट फॉर टैट तो आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे में अहंकार की भावना होती है, और वो जैसे के साथ वैसा ही, जैसे के साथ तैसा कहते हैं, जैसे मुहावरा होता है ना, कि जो हमारे साथ जैसा बिहेव करता है हम उसके साथ भी वैसा ही करते हैं ना, तो बच्चे कुछ इसी तरीके से बिहेव करते हैं स्टेज 2 में ना। छोटी सी कहानी आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है जो कि प्ले ग्राउंड में गया खेलने के लिए, और आज वो क्या हुआ कि अपनी बॉल भूल गया ले जाना। ठीक है, और उसने दूसरे बच्चे से मांगा कि भाई अपनी बॉल आज के लिए मुझे भी दे दो, खिला लो। उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं अपनी बॉल तो नहीं दूंगा। अब वो बच्चा समझ गया कि इसने आज मुझे बॉल नहीं दिया। नेक्स्ट डे ऐसा हुआ कि जिस बच्चे ने नहीं दिया था वो लाना भूल जाता है, और दूसरा बच्चा जिसको मना कर दिया था वो लेकर गया। ठीक है, अगर अभी ये मांगेगा ना कि भाई आज प्लीज़ मुझे खिला लो अपने साथ, मैं बॉल भूल गया हूँ, तो क्या लगता है वो खिलाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, वो तुरंत वहाँ पे अपना बदला लेगा और उस बच्चे की हेल्प करेगा, उस बच्चे के साथ खेलेगा जिसने उसको उस दिन खिलाया था अपने साथ। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, टिट फॉर टैट वाला बच्चों के अंदर रहता है। और साथ में ये भी एक यहाँ पे है कि उनके साथ लाइक वो अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा वो रखते हैं ना कि प्रस्ताव कि भाई आप ये करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलने वाली है ना, जैसे घर में बड़े ऐसा बोलते ही हैं कि अगर आप ये काम कर लेते हो तो आपको मैं गिफ्ट में ये दिला दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें भी होती हैं, कभी कभी वो इन चीज़ों के लिए भी किसी काम को करते हैं ना। तो ये 2 चीज़ें आप दिमाग में रखते चलेंगे। लेवल 2 में भी 2 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉन्वेंशनल लेवल की बात करेंगे तो स्टेज 3 क्या कहता है हमारा भाई, यहाँ पे स्टेज 3 में कहता है प्रशंसा की अवस्था, गुड गर्ल गुड बॉय, यानी कि यहाँ पे बच्चे अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, प्रशंसा पाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि स्कूल में वो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे मार्क्स के लिए, ताकि उनके घर वाले, उनके टीचर्स उनको क्या करें भाई, प्रेज़ करें। ठीक है, उनकी प्रशंसा करें, इस वजह से वो इस तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं। स्टेज 4 क्या कहता है, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, यानी कि यहाँ पे बच्चे का मानना होगा ना कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं हमें फॉलो करना चाहिए भाई, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाती हैं। ये रहा आपका लेवल 2 और स्टेज 3 एंड 4। आते हैं लास्ट लेवल पे, यानी कि लेवल 3, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशनल कहते हैं, यानी कि उत्तर परंपरागत लेवल कह सकते हैं। ठीक है, और स्टेज यहाँ पे 4 एंड 5 5th एंड 6th होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो स्टेज 5 में क्या होता है, सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी कि इंडिविजुअल लॉ कह सकते हैं, या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए समाज में कुछ रूल्स बने हुए हैं,
तो अब ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके फॉलो कर लेगा, बिल्कुल नहीं, वो अपना दिमाग भी यूज़ करेगा यहाँ पर, और वो सोचेगा ना कि भाई अगर ये रूल बना है बट ये हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, तो इसको हम बदल भी तो सकते हैं। वो इंडिविजुअली अभी सोचना शुरू कर देगा कि भाई ये रूल बना है तो क्या मेरे लिए अच्छा है क्या। अगर उसे लगता है कि नहीं अच्छा तो भाई इसे चेंज किया जा सकता है, वो अभी ये चीज़ समझ चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं। और आते हैं नेक्स्ट और लास्ट स्टेज पे, जहाँ पे पहुँचना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, स्टेज 6 की बात करेंगे तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। देखिए, तो इसमें मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताती हूँ कि यहाँ पे वही लोग पहुँचते हैं जैसे कि हमारे गांधी जी थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी हो गए, नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं सब इसी कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने अपना नैतिक मार्ग खुद से चुना। भाई गांधी जी बैरिस्टर थे, चाहते तो बढ़िया अच्छे खासा बैरिस्ट्री करते और इन्जॉय करते, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया, एक धोती कुर्ते में अपना पूरा लाइफ उन्होंने स्पेंड कर दिया और पूरा अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया ना, पूरा अपना लाइक फ्रीडम फाइटर बन करके उन्होंने चीज़ें करी। ठीक है, तो ये चीज़ें उन्होंने अपना नैतिक मार्ग खुद से चुनाव किया और उसके बाद उस पर खरे उतरते हैं पूरी उम्र तक। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, यहाँ पे पहुँचना इतना आसान भी नहीं होता है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, पूरी कोशिश करिए मैंने आपको समझाने के लिए, है ना, और इतना ही इनफ होता है। खैर मैंने डिटेल्ड में भी एक और यहाँ पे चीज़ें ऐड करी हुई हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप ये भी पढ़ सकते हैं ना, सेम ही है, बहुत ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। अब मैंने यहाँ पे डिटेल डिस्कशन तो किया हुआ है, बट आई होप कि मैंने आपको समझा दिया हो, उतने में ही चीज़ें आपको बेहतर समझ में आ गई हों ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है ना कि यहाँ पे एक्चुअली जो आलोचना की बात करी गई है, कुछ क्रिटिसाइज़ भी किया गया है कोलबर्ग को। तो एक कोलबर्ग की स्टूडेंट होती हैं जिनका नाम था कैरोल गिलिगन। ठीक है, और उन्होंने ही इनको क्रिटिसाइज़ किया है इस बेसिस पे कि जेंडर बायस्ड बताया है। ठीक है, जेंडर बायस्ड बताया है, और मतलब एक तरीके से इनका मानना था कि जो फीमेल्स होती हैं वो थोड़ा सा इमोशनल और इन सब पक्ष में रह कर के फिर वो नैतिकता को फॉलो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सब बेसिस पे जेंडर बायस्ड एंड इट दिस रिगार्ड्स द इफ़ेक्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर्स एंड जेंडर ऑन मोरल थिंकिंग, यानी कि कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है, जिनका प्रभाव नैतिकता पे पड़ता है और फिर वो प्रॉपर उस तरीके से उस चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं नैतिक। ठीक है, तो कैरोल गिलिगन इनका नाम याद रखेंगे आप। और किन टॉपिक्स पे इन्होंने इनको क्रिटिसाइज़ किया है, तो एक तरीके से जेंडर बायस्ड बताया है, कल्चरल फैक्टर्स हैं जो कि जो एक बेस बनते हैं इनको क्रिटिसाइज़ करने का। ठीक है, और इन्हीं की स्टूडेंट भी होती हैं कोलबर्ग की कैरोल गिलिगन। ठीक है, तो ये रहा, आई होप कि मैंने सारे टॉपिक्स आपके लिए पहुंचा दिए हैं आप तक। और अगर आपने ये कंप्लीट वीडियो पढ़ा है, देखा है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं रहने वाला है ना। सो खैर एक क्वेश्चन भी है आप सभी के लिए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, एक बच्चा कुछ घरेलू कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की मांग करता है, कोलबर्ग के नैतिक चरणों में से कौन सा इससे संबंधित हो जाएगा, बताइएगा। ठीक है, स्टेजेस आपको दिए गए हैं 1 2 3 4 नहीं है 1 2 3 एंड 5, तो आपको कॉमन सेक्शन में इसका आंसर करना है। ठीक है, सो कमेंट में आप सभी इसका आंसर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर भी जानेंगे साथ में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। देखिए आज से क्लासेस शुरू हैं और अभी कंटिन्यू चलने वाली हैं, सो आप सभी जुड़ सकते हैं। PDF के लिए बताया है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और थैंक यू एवरीवन।